हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि गृह मंत्रालय ने कितने चरण फेज में जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये कितना है, 2। ठीक है भाई। अब देखो हमारी सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन ये गैर वैज्ञानिक तरीके से थी। इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, गैर वैज्ञानिक तरीके से हुई थी। ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे 1881 में हमारी पहली पूर्ण जनगणना हुई, पहली वैज्ञानिक तरीके से बोलोगे यहां पर, ठीक है भाई, है ना, पहली पूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से हुई है। और दशकीय आधार पर भी यहीं से होनी शुरू हुई थी और ये रिपन के समय पर हुई थी, है ना, रिपन के समय पर, रिपन वायसराय था उस समय पर, ये 1881 में कराई गई। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे हमारी जातिगत कब से हो रही है, तो ध्यान रखोगे जातिगत हमारी 1872 से ही हो रही है। ये हमारी ध्यान रखोगे जातिगत जनगणना, यानी यहां पर मेयो ने जातिगत ही करवाई थी शुरू में, और ये भी जातिगत ही करवाई थी उसने, है ना। फिर उसके बाद 1891 की हुई, ये भी जातिगत। फिर 1901 की हुई, ये भी जातिगत है। 1911 की हुई, ये जातिगत। 1921 की हुई, ये भी जातिगत। 1931 की हुई, ये भी जातिगत। ठीक है, आंकड़े जारी करे थे जातिगत अंग्रेजों ने। 1941 वाली में अंग्रेजों ने जातिगत आंकड़े जारी नहीं करे और ये बोल दिया कि जी हमारे पास से डाटा खो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1951 में क्या हुआ कि भाई 1951 वाली आजादी के बाद पहली बार हमने जनगणना करवाई। ठीक है, ध्यान रखोगे आजादी के बाद पहली। तो यहां पर SC ST के आंकड़े आए थे, SC ST के। उस समय पर OBC की कैटेगरी हुआ नहीं करती थी, EWS हुआ नहीं करती थी, है ना। तो जनरल SC ST हुआ करते थे। तो SC और ST के संयुक्त आंकड़े आ गए थे एक साथ में। ठीक है। और बाकी अपना बाकी सब ध्यान रखोगे टोटल जनसंख्या के बारे में बता दिया, और साथ साथ में 1951 में SC ST के बारे में बता दिया। तो ऐसे ही 2011 तक आते रहे, 2011 तक ऐसे ही आते रहे कि भाई बाकी जनगणना भी हो गई और SC ST के बारे में भी बता दिया। ओके। अब क्या हुआ कि 2011 के बाद 2021 में हमारी कोविड की वजह से हुई नहीं, और हमारा जनगणना का चक्र ही बदल गया। जैसे हमारा होता आ रहा था 10-10 साल के अंतराल पे, वो चेंज ही हो गया। अब 2025 के आधार पर 2027, है ना भाई, ध्यान रखोगे 2027 में जारी की जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ऐसा सरकार कह रही है। 2025 के आधार पर सबसे पहले फेज की हमारी जनगणना जो शुरू होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2026 को। और ये इसमें कहां कहां कौन कौन से राज्य आएंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि लद्दाख, इन पहाड़ी इलाकों की करवाएगी वो इस फेज में, है ना। ये जो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा पहला फेज। दूसरे फेज 1 मार्च 2027, है ना भाई, और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की करा लेगी, बचे हुए की। ठीक है। तो 2 फेजेस में होगी, याद रखना 2025 के बेस पे होगी, और सरकार का टारगेट है कि 2027 में हम आंकड़े जारी कर देंगे फिर। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या देखते हो, और ये जातिगत ही आएगी इस बार, और डिजिटल तरीके से होगी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। गृह मंत्रालय के अंडर आती है, हमारी 246 आर्टिकल में आएगी संविधान के, ये भी आप ध्यान रखोगे। हमारी जनगणना बोलता है भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया के अगले राजदूत नियुक्त किया है। वो किया है, इसमें से ध्यान रखोगे, अली आवती लोंग कुमेर को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। ऐसा था 2021 2 जुलाई में, है ना, ध्यान रखोगे, हमारे वहां पर जो उस समय पर राजदूत थे उनको वापस बुला लिया गया था कोविड-19 की वजह से, समझ गए, कोविड-19 की वजह से। और अब 4 साल बाद जाकर इनको वहां पर नियुक्त किया गया है कि भाई जाइए वहां पर बैठिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो भारत ने अगले, ध्यान रखोगे, भारत ने 4 साल बाद 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत बनाया, इनको बना दिया। देखो हमारे राजनयिक संबंध उत्तर कोरिया से ठीक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारिक संबंध स्थगित होते रहते हैं कभी कभी। क्या हो गया कि 2017 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे उत्तर कोरिया के साथ व्यापार करने से, तो हमने व्यापार बंद कर दिया था उसके साथ, लेकिन राजनयिक संबंध चलते रहते हैं। उत्तर कोरिया ज्यादातर चाइना पर डिपेंड है, याद रखोगे किस पर है, अगर आप देखोगे उत्तर कोरिया डिपेंड किस पर रहता है, ज्यादातर चीन पर डिपेंड रहता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस देश की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया। तो ये कहां की है, न्यूजीलैंड की है, और ये 35 वर्ष की है। ठीक है भाई, और ये T20 अभी खेलती रहेंगी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम, ये टेस्ट की चैंपियनशिप होती है, ये ध्यान रखना।
और इस बार जो ये फाइनल था 11 से 15 जून के बीच में, कहां पर हुआ? लॉर्ड्स के अंदर हुआ। लॉर्ड्स कहां पर है? ये इंग्लैंड है ना भाई। यहां पर ये क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ और इसमें जो विजेता रही है वो साउथ अफ्रीका रही है। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से हरा दिया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ओके भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया यहां पे। और साउथ अफ्रीका 1998 में आईसीसी का एक ट्रॉफी जीती थी, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद बस यही जीती है 2025 में आके आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप। तो आईसीसी के अब इनके पास 2 अवार्ड हो गए हैं। कुल मिलाके 27 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में बांग्लादेश में हुई थी, तब इन्होंने जीत ली थी। पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी वो। और इस बार 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो दुबई के अंदर जो फाइनल हुआ था उसमें भारत जीत गया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। और ये वाली जीत ली थी, पहली वाली इन्होंने। और टेस्ट चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। यहां पे ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है सबसे पहले 2021 में हुई थी। भारत फाइनल में था और न्यूजीलैंड फाइनल में था, न्यूजीलैंड इसको जीत गया था। फिर दूसरी वाली 2023 में भारत फाइनल में था, ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल में था, ऑस्ट्रेलिया इसको जीत गया, ठीक है भाई। फिर 2025 में इसको साउथ अफ्रीका जीत गया है। अब 2027 वाली भी इंग्लैंड में होगी, 2029 वाली भी इंग्लैंड में होगी, 2031 वाली भी इंग्लैंड में होगी, और बाकी जितनी भी ऊपर हुई है वो भी इंग्लैंड में ही हुई है, ठीक है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारत ने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन पीआरवी को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए किस देश की कंपनी कोन्सबर्ग के साथ समझौता किया है? तो वो किया है नॉर्वे की कंपनी के साथ। देखो ये क्या होता है भाई? पोलर रिसर्च व्हीकल क्या होता है? ये पीआरवी व्हीकल क्या है? देखो मान के चलो हमारे वैज्ञानिक या तो अंटार्कटिका की तरफ, ध्यान रखोगे साउथ पोल की तरफ, यहां पर आपको अंटार्कटिका देखने को मिल जाएगा महाद्वीप, या फिर वो आर्कटिक महासागर, ये जो नॉर्थ ध्रुव की तरफ, उत्तरी पोल की तरफ, यहां पर जो है महासागर मिलता है, ऊपर ये महासागर है, कौन सा? ध्यान रखोगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर मिलेगा उधर आपको, वो बर्फ से जमा रहता है, ठीक है भाई। या फिर आपको यहां पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, इधर भी हम रिसर्च करते रहते हैं। तो इस तरफ हमें एक ऐसा वाहन यान चाहिए, यानी कि जो बर्फ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हमने किससे मदद मांगी है? नॉर्वे से, कि भैया हमारे यहां पर इसको बनवाइए आप, और हमारा वो स्वदेशी हो जाएगा, फिर हमारे यहां पर उसको बनवाओगे तो आप, ठीक है भाई। हम अपने ही ज्यादातर पार्ट्स उसमें लगाना चाहते हैं, हम उसे स्वदेशी कहलवाना चाहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे से ये बात बोली है, हेल्प मांगी है। बोलते किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना, मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? वो किया है साइप्रस, ठीक है भाई, साइप्रस। साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया है, निकोसिया। और यहां की जो आबादी है वो 13 लाख प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा ये कहां का देश है? देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर है ये यूरोप महाद्वीप, है ना। इन दोनों के बीच में यहां पर भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में यहां पर द्वीपीय देश है साइप्रस, ठीक है भाई। लेकिन ये एशिया में काउंट होता है, याद रखना, एशिया महाद्वीप में काउंट होता है साइप्रस देश। ओके भाई, क्लियर है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। तो इस देश ने दिया है, यहां पर 16 जून को दिया था, मोदी जी गए थे यहां पर जून के महीने में 2025 में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विद्वान दाजी पाणशीकर का निधन 6 जून 2025 को हो गया, वे इनमें से क्या थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? अभिनेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, क्रिकेटर थे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर वो एक लेखक थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वो एक मराठी साहित्य के लेखक थे, मराठी साहित्य के वो एक लेखक थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करी है? देखो क्या हुआ कि भाई बिहार, बिहार का जो राज्य चुनाव आयोग है ना, उसने ऐसा बोला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग, जो बिहार का राज्य चुनाव आयोग है, उसने कहा कि अगर यहां पर ऐसा था, बिहार में उपचुनाव के लिए बोला, ठीक है भाई, उसने बोला कि बिहार में जो उपचुनाव है उनके लिए, जैसे कोई विकलांग है या कोई वृद्ध है या कोई महिला गर्भावस्था में है, तो वो अपने घर से ही वोटिंग डाल सकते हैं इस ई वोटिंग प्रणाली के जरिए, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अच्छा, और बिहार के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश बाबू हो जाएंगे। ओके, नीतीश बाबू हो जाएंगे। और बिहार और यूपी की, ध्यान रखोगे, बिहार और यूपी की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? घाघरा बनाती है, घाघरा। ये भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान।
है ना भाई, ध्यान रखोगे। मोहम्मद आरिफ खान, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष कौन से ईयर को घोषित कर दिया? तो 2026 को घोषित कर दिया। यानी कि यूनाइटेड नेशन, है ना, ध्यान रखोगे, यूएनजीए क्या चाहता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये चाहता है कि खेती में लैंगिक समानता आनी चाहिए, महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। ओके भाई, ध्यान रखोगे, महिला और पुरुष को क्या है? समान अधिकार मिलने चाहिए खेती में। उन्होंने बोला कि भारत में 100% में से 80% महिलाएं कृषि से ही जुड़ा हुआ काम करती हैं, लेकिन उनके पास केवल 8.3 ही % जमीन है। समझ गए? तो समानता कहां हुई? समानता आनी चाहिए, इसलिए 2026 को उन्होंने बोला है। बोलते हैं बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला जून 2025 में लिया है? तो वो है मधुबनी है, वीरपुर है, मुंगेर है, वाल्मीकि नगर है ना, मुजफ्फरपुर है और सहरसा है, यानी कि 6। देखो क्या था, 2024-25 का जो बजट था ना, कहां का? बिहार का। ठीक है, ध्यान रखो, बिहार का जो पिछली बार आया था, उसमें बोला था कि वो 15 हवाई अड्डे बनाएंगे। कितने हवाई अड्डे बनाएंगे? 15 हवाई अड्डे। तो अब उनमें से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कुछ पर काम चल रहा है और 6 पर अब काम करने के लिए बोला है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 6 के लिए 25-25 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए, 150 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई तुरंत काम किया जाए इसमें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लियर है? तो इन 6 पर अब बोला है, हालांकि काम शुरू हो गया था कुछ पर पहले भी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो बिहार ने ये बोला है। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, ये किसकी मदद से है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, जो दिल्ली के अंदर है, उसकी और बिहार राज्य सरकार, इन दोनों की मदद से है। ये भी आप ध्यान रखोगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी। ओके भाई, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऑफ इंडिया। और किसकी मदद से है? राज्य सरकार जो बिहार की है, राज्य बिहार सरकार, इन दोनों की मदद से ये काम हो रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जीता है? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई है, तो साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई है 1954 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 1955 में उसने अपना पहला पुरस्कार किसको दिया? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था। तो ऐसे देखेंगे। अच्छा, साहित्य अकेडमी कितना पुरस्कार देती है? 1 लाख रुपए, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 1 लाख रुपए। लेकिन अपने युवा वाले पुरस्कार में वो कितना देती है? युवा वाले में देती है 50,000 रुपए। ये भी आप ध्यान रखोगे, 50,000 रुपए, इतना। अगर आप देखोगे, अब ये युवा वाला ही आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। वैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, और उनमें से 2 और भाषा ले लीजिए, टोटल 24 भाषाओं में 2 कौन सी और ले लोगे? अंग्रेजी और राजस्थानी को ले लीजिए, इतनी में दिया जाता है। ये हो गया हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये हो गया युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए भी इतनी ही भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन बस प्राइज मनी कम दी जाती है। अब ये युवाओं के लिए हिंदी में किसको मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है ना। इनका जन्म 16 जनवरी 1994 को हुआ था, और ये झारखंड की रहने वाली हैं, झारखंड के गुमला की रहने वाली हैं, और ये कुडुख समुदाय से आती हैं। ध्यान रखोगे, कुडुख समुदाय से आती हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इनको मिला है पार्वती तिर्की को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ओके, 2025 किसको मिला है? वो मिला है, अगर आप देखोगे, अद्वैत कोट्टारी को। ये ब्रिटेन में रहते हैं, याद रखोगे, ब्रिटेन में रहते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, इनको ये पुरस्कार मिला तो है अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, ब्रिटेन में भी रहते हैं। किसके लिए? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा। याद रखोगे, किसके लिए? ध्यान रखोगे, इसके लिए सिद्धार्थ द बॉय, है ना, ध्यान रखोगे, सिद्धार्थ द बॉय हु, है ना भाई, हु बिकेम बुद्धा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके लिए मिला है इनको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस शहर में एयर इंडिया का AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन विमान 12 जून 2025 को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो वो कहां पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, किस कंपनी का था ये? बोइंग कंपनी का था।
बोइंग कहां की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, ठीक है भाई। और कौन सा था? 787 था, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। 787 ड्रीम लाइनर ये था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये था। और उस फ्लाइट का नाम क्या था? नाम था फ्लाइट का AI-171, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये फ्लाइट का नाम था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। बोइंग कंपनी ने बनाया था, यूएसए की वो कंपनी है। जहाज है 787 ड्रीम लाइनर और फ्लाइट का नाम है ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर, ये क्रैश हो गया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन 12 जून 2024 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? ये हो जाएंगे गुजरात, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये 2014 में विधायकी का चुनाव इन्होंने पहली बार जीता था, विधायकी का चुनाव इन्होंने पहली बार जीता। और अगर आप देखोगे 2016 से 2021 के बीच में वहां के सीएम भी रहे गुजरात के, ठीक है। गुजरात जो कि हमारी सबसे लंबी तटीय रेखा भी बनाता है समुद्र के साथ, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW-SWC का नाम बताएं जिसे जून 2024 में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया, है ना भाई। और ये कहां पर शामिल हो गया? हमारी विशाखापट्टनम के अंदर हमारी पूर्वी नौसेना की कमान पड़ती है, वहां पर शामिल हो गया, ठीक है भाई। तो इसका नाम है INS अर्नाला। और ये कब शामिल हो गया? जून 2025 में शामिल हो गया है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा INS अर्नाला को शामिल कर लिया गया। खास बात यह है कि पानी के नीचे ये पनडुब्बियों का आराम से पता लगा सकता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु इज द राइट आंसर। ऑपरेशन सिंधु वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे 12 जून को, है ना, अचानक इजराइल ने क्या काम किया था? इजराइल ने अचानक काम किया कि बम बरसा दिए ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने भी बरसाने बम शुरू कर दिए, ठीक है। तो हमने अपने लोगों को ईरान से निकाला ऑपरेशन सिंधु के जरिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये है। अच्छा, जब इनको यहां दिल्ली लाया गया था कुछ लोगों को, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के छात्र ज्यादा थे, तो पता है उन बच्चों ने क्या बोला? देखो, आपने बोला था हमसे हम डोर टू डोर डिलीवरी कराएंगे, यानी कि उनको, है ना, श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। आप तो दिल्ली लाके छोड़ दे रहे हो, अब हमें यहां से बस से जाना पड़ता है अपनी वजह से, या अपने वाहन से जाएंगे, या कैसे खुद का किराया लगा के जाएंगे। आपने तो बोला था कि डोर टू डोर करोगे डायरेक्ट वहां से, और आपको कहां पहुंचा रहे हो? श्रीनगर। तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था और सरकार को गलत भी बोला था। सोचो, अरे भाई, तुम्हें मिसाइल से उतार के इंडिया में लाके सेफ छोड़ दिया, अपना चले जाओ, थोड़ी सी दूर है, आराम से ट्रेन से निकल जाना, कैसे निकलना, वहीं तक पहुंचना है, सोचने वाली बात है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूएसए ने किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्र पर हमला किया, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा रहा? अब ये हमला कब किया है? ये 22 जून को किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, उन साइट पे जहां पे वो परमाणु बम बना रहा था, ठीक है। और ये B2, याद रखोगे, B2 विमान से किया है, B2 बॉम्बर से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और कौन से बॉम्ब बरसाए थे? बंकर बस्टर बॉम्ब, ये याद रखोगे, बंकर बस्टर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। इनको आप बंकर बस्टर बॉम्ब भी बोल सकते हो, या फिर इनको GBU-57 बॉम्ब भी बोला जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये बरसाए थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उनके तीनों साइट को तबाह किया था अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। सीधी सी बात है, कोई भी मिडिल ईस्ट में अगर परमाणु शक्ति बैठ जाएगी तो भाई उसी का राज चलेगा, अमेरिका का तो खत्म ही हो जाएगा मामला। अमेरिका इसीलिए इजराइल से भी बरसवा रहा था कि भाई तू भी मार, मैं भी मारता हूं ईरान को, ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। बोलता है किस राज्य में ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण बिजली गिरने से होने वाली मौत 2000 से ज्यादा में वृद्धि पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB को नोटिस जारी किया? वो किसने किया है? बिहार ने किया है। वहां पर बहुत ज्यादा 2016 से और 2025 के बीच में 2000 लोगों की बिजली गिरने से डेथ हो गई है। उन्होंने नोटिस जारी किया और बोला कि भैया अब पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से यह है, हमें जवाब दो, क्या करना चाहिए इस पे, है ना। बिहार सरकार ने पूछा कि आप हमें बताइए भैया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस राज्य ने
देश की पहली योग नीति शुरू करी है, और ये उत्तराखंड ने शुरू करी है योग नीति। अच्छा, योग नीति क्यों? उन्होंने बोला कि ध्यान केंद्र खोले जाएं और 20 लाख की सब्सिडी उत्तराखंड की सरकार देगी इसमें। तो उत्तराखंड उसको सपोर्ट कर रही है कि हम योग नीति के तहत ध्यान केंद्रों को स्थापना की जाए उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। याद रखोगे, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट जून 2025 में अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? देखो, बिजली की खपत भारत में बढ़ी है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिजली की उत्पादन करता है चाइना, फिर करता है अमेरिका, और अब भारत आ गया है तीसरे नंबर पर। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दी? वो बिहार के अंदर। देखो, बिहार में सारण पड़ता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो वहां पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एक रेल का इंजन बनाया गया है, समझ गए? और वो इंजन हमने अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। किस देश को देने के लिए? ध्यान रखोगे, गिनी गणराज्य है ना भाई, गिनी गणराज्य को देने के लिए। तो मोदी जी ने अभी जाकर उसको हरी झंडी दिखाई कि हाँ भाई चल गया, बढ़िया हो गया। उसका भी उद्घाटन कर दिया। ठीक है भाई, और उद्घाटन करने के बाद वो गिनी कब जाएगा? 2028 में जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? जाएगा वहां, उद्घाटन तो हम ही करेंगे ना, हमारे देश में बना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। गिनी कहां का देश है? ये है अफ्रीका का देश, यहां पर पड़ेगा गिनी गणराज्य। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। देखो, ये जो डायमंड लीग होते हैं अलग अलग देश में होते हैं, मई से लेकर सितंबर के बीच में होते हैं ये हर साल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखोगे, पेरिस वाला इन्होंने जीत लिया है। नीरज चोपड़ा को अगर आप देखोगे 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था, जो 2021 में हुआ था, उसमें ये गोल्ड जीते थे। और जो पेरिस ओलंपिक है जो 2024 में हुआ है, उसमें सिल्वर जीते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में, है ना भाई, एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? देसी ऊन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये देसी ऊन कहां पर प्राप्त होती है? देखो, हमारे यहां जो ये आप दक्कन का पठार देखते हो, यहां पर काली भेड़ मिलती है, उससे ये देसी ऊन यानी कि डेक्कनी ऊन प्राप्त होती है। समझ गए भाई, ध्यान रखोगे। कैसी? डेक्कनी ऊन प्राप्त होती है। डेक्कनी मींस दक्कन वाले पठार वाले क्षेत्र में, हमारे भारत में सबसे बड़ा पठार है, 8 राज्यों में फैला हुआ है, तो इस क्षेत्र में मिलती है। वो आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु में मिल जाएगी देखने को। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और इसके जो डायरेक्टर है वो सुरेश है। कौन है? सुरेश। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। किसके? देसी ऊन यानी डेक्कनी ऊन के ऊपर देसी ऊन नाम रखा गया है। बोलता है ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ठीक है भाई, हॉकी के किस फॉर्मेट से? ये इंटरनेशनल हॉकी है, घरेलू हॉकी है, या फिर लीग मैच है, या फिर सभी फॉर्मेट से? क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंटरनेशनल से इन्होंने संन्यास ले लिया है सिर्फ। ये 2020 में, जो 2020 वाला ओलंपिक था, 2021 में हुआ था जापान में, हमारी हॉकी की टीम ब्रॉन्ज जीती थी। और 2024 में पेरिस के अंदर जो ओलंपिक हुआ है, उसमें भी हमारी हॉकी की टीम ब्रॉन्ज जीती है। तो ये उन दोनों का हिस्सा रहे थे। ठीक है, 2020 वाली का भी, 2024 वाली टीम का भी हिस्सा रहे हैं ओलंपिक के अंदर। अब इन्होंने संन्यास ले लिया। इनको 2017 में लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। याद रखोगे, लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। और 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनको कौन सा? अर्जुन पुरस्कार मिला है। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। बोलता है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीएफआरडीए के। जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर होगा शिव सुब्रमण्यम रमन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, पहले थे दीपक मोहंती, ये थे, अब आ गए हैं ये। ठीक है भाई, रमन आ गए हैं। बोलता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करी थी। किसने?
पियरे डी कोबार्टिन ने, ओके भाई, पियरे डी कोबार्टिन ने करी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आईओसी की अध्यक्ष अभी राइट नाउ कौन है।